सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और आज के इस वीडियो में मैं क्रिटिकल रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एक है, दैट इज स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत ट्रिकी होता है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखना। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अपने तेजस बैच के अंदर मैं क्रिटिकल रीजनिंग के मतलब 10-10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा यहाँ पे और पढ़ाऊंगा आप सभी को। और बढ़िया सेशन चल रहा है, आपके आने वाले मेंस में बहुत हेल्पफुल होने वाला है सारी चीजें। ठीक है। बाकी आरआरबी का नोटिफिकेशन जैसा कि आपको पता है आउट हो चुका है, तो आप गाइडली का पीडीएफ बंडल परचेज कर सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग है 332 में। आप कोड यूज कर सकते हैं B12 कूपन कोड। बाकी आप सिर्फ और सिर्फ किसी और एग्जाम के पीछे नहीं भागना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ और एज वेल एज क्लर्क, तो उसकी प्री प्लस मेंस की पीडीएफ, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग, पूरा बंच ऑफ सेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपको कूपन कोड यूज करना है B12, ताकि आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाए। चलिए सुनिए, मैं आज आपको बताया था कि स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल बेसिक चीज बताऊंगा। देखिए, डेफिनेशन पढ़ने से आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस की क्या होती है। स्टेटमेंट क्या कहता है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने बहुत प्यार से लिखा है, स्टेटमेंट वह बात है या जो आइडिया है जो डायरेक्टली बोला या लिखा गया है हमारे स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, पता है। एक सजेशन टाइप का स्टेटमेंट होता है, एक अपील टाइप का स्टेटमेंट होता है। तो उस सारे तरीके स्टेटमेंट को किस तरीके से टैकल करना है, आइए आपको इस वीडियो में प्रॉपर बताएंगे। और 2 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक फैक्ट होता है स्टेटमेंट, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है या कोई प्रॉब्लम होती है। देखो मैंने लिखा है, ये स्टेटमेंट कोई एक फैक्ट बताएगा या पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा या प्रॉब्लम बताएगा स्टेटमेंट, या सजेशन देगा, ये सारी चीजें। एजम्पशंस क्या होते हैं, एजम्पशन वो आइडिया है जो ऑथर या स्पीकर के दिमाग में होता है। जब वो कोई स्टेटमेंट लिख रहा है, कोई स्टेटमेंट बोल रहा है, तो वो क्या दिमाग में रख कर कुछ बोला है। जैसे कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि ये मैं वीडियो बना रहा हूं आप सभी लोगों के लिए क्रिटिकल रीजनिंग का, है ना। तो ये सोच के बना रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तो आपको हेल्प मिलेगी। बात समझ रहे हैं। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो मेरे दिमाग में ये चीज चली, तो यही एक मेरा एजम्पशन है जो मैं इस वीडियो को आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। पर डायरेक्टली बोला नहीं जाता है। ये एक ऐसी बात है जो मान ली गई है, ट्रू है, चाहे प्रूव हुई हो या ना हुई हो। एग्जाम्पल क्या कहता है, अगर कोई कहता है ही इज वर्किंग हार्ड, ही विल सक्सीड, तो वो क्यों बोला स्टेटमेंट, सोचो अपने दिमाग से। कोई बोल रहा है कि ही इज वर्किंग हार्ड एंड ही विल सक्सीड, मतलब वो बंदा सामने वाला उसकी मेहनत देख रहा है, उसको लग रहा है कि ये बहुत मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क है। तो इसके पीछे असम्पशन है हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, मतलब कहीं ना कहीं हार्ड वर्क है जो कि सक्सेस की ओर ले जाएगा। ठीक है, तो ये असम्पशन। इससे आप सोचें कि सवाल अब सॉल्व होने लगे, नहीं बेटा, सवाल तो अब बातें होंगी किस तरीके से अप्रोच करना है। ये शायद आप इसको लिख ले, अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन। कुछ कीवर्ड्स होते हैं केयरफुली, लाइक वर्ड्स लाइक ऑल, ओनली, एवरी, डेफिनेटली, बेस्ट। ये स्ट्रॉन्ग डेफिनेटिव एजम्पशन होते हैं, ज्यादातर गलत होते हैं। तो देखो, ज्यादातर गलत होते हैं, इसने बोला नहीं कि हमेशा गलत हो, ज्यादातर गलत होते हैं। वो स्टेटमेंट के हिसाब से, या देखो, पता तुम्हें, स्टेटमेंट के हिसाब से स्टेटमेंट बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है अगर, तो एजम्पशन को भी अगर कोई बहुत स्ट्रिक्ट एजम्पशन दिया गया है तो उस एजम्पशन को हम कैंसिल कर देंगे, स्ट्रिक्ट एजम्पशन नहीं लेंगे, सॉफ्ट एजम्पशन लेंगे। और पर ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं लेंगे, माइल्ड सॉफ्ट भी। सारी चीजों को समझना है। मैं आपको बोलता हूं क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन तभी छूना दोस्तों जब पूरे स्टेटमेंट को पढ़ के पूरा आइडिया तुम्हारे दिमाग में हो जाए। इसका मतलब अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को मत ही छूइएगा बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, हिंदी में करके आप देख सकते हैं, समझ में आ जाए तो ठीक है। वर्ड्स लाइक सम, मे, प्रोबेबली, रीजनेबली, कैन, माइल्ड, पॉसिबल होते हैं, एजम्पशन होते हैं, यूजुअली सही होते हैं। अब देखो, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, बहुत प्यारी बात सुनिएगा, द इंडियन हॉकी टीम इज अनेबल टू राइज टू द ओकेजन, द टीम शुड बी ट्रेन्ड बाय द आर्मी। एक स्टेटमेंट है, शुड भी बोला गया हुआ है, एक सजेशन भी दे रहा है, द टीम शुड बी ट्रेन्ड बाय द आर्मी, सजेशन टाइप का ये स्टेटमेंट लग रहा है। आर्मी ट्रेनिंग इज बेस्ट मेथड, अभी मैंने बताया था, टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस, ये बहुत ही
हार्ड हो गया, बेस्ट नहीं लेना। आर्मी ट्रेनिंग इज रीजनेबली गुड, माइल्ड है। सॉल्यूशन, आर्मी ट्रेनिंग इज द ओनली सॉल्यूशन। हम ये रीजनेबली गुड, इसने वर्ड बोला है और बोला ट्रेनिंग इज ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम करेक्ट मान सकते हैं, मतलब कि अभी इसने ये तो नहीं बोला विच इज करेक्ट, लेकिन हाँ इसको करेक्ट मान सकते हैं। आर्मी ट्रेनिंग डेफिनेटली नहीं मानना है बिल्कुल भी। आर्मी ट्रेनिंग इज प्रोबेबली बिल्कुल मानना है। तो इन दोनों में से हमें ऑप्शन में अगर देखा जाएगा कि क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया, पर ये दोनों ऑप्शन मेरे बिल्कुल परफेक्ट हैं। चल आगे थोड़ा सा देखते हैं। व्हेन स्टेटमेंट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी देखो कभी नोटिस, ये वही तरीका आपको सोचना है, आपको देखना है कि कौन सा एजम्पशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन टाइप के आएंगे एग्जाम में, तो हमको करने ही करने हैं वो। जब स्टेटमेंट आपकी कोई नोटिस दे रही हो, अपील कर रही हो या एडवर्टाइजमेंट कर रही हो, तो क्यों कर रही है एक बार सोचो। एक अगर मैं अपना बैच निकाल रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं उस चीज का, तो क्यों कर रहा हूं सोचो एक बार आप अपने। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे रीजनिंग बैच से, मेरे तेजस रीजनिंग बैच से कुछ स्टूडेंट की हेल्प होगी, मैं ये एजम्पशन कर रहा हूं। और तो और मुझे इनपुट आएंगे ही आएंगे, ये भी तो मैं सोच के तभी तो एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूं आपको। आपको मैं एडवर्टाइजमेंट यही तो दे रहा हूं ताकि आप कुछ इनपुट उसमें करें। तो वही बात बोली गई है, नोटिस अपील हमेशा कुछ ना कुछ इफेक्ट देती है, या रिस्पॉन्स, मैं आपसे रिस्पॉन्स ले रहा हूं, लाने के लिए होता है। तो जिस एजम्पशन में ये चीजें हो रही होंगी वो करेक्ट है, वैलिड एजम्पशन, उससे रिस्पॉन्स मिले। मान लीजिए मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया और किसी एजम्पशन में कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो वैलिड एजम्पशन है। अगर नोटिस या अपील इंप्लीमेंट हुआ है, तो उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। अगर पब्लिक इंटरेस्ट नोटिस फॉलो नहीं हुआ, तो हार्म भी हो सकता है। चलो कुछ कीवर्ड्स जो मैं आपके सामने रखा हूं, की टेक अवे फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को ध्यान से पढ़ो, मतलब स्टेटमेंट को, स्टूडेंट को नहीं, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। देखो क्या बोला गया है, जब तक आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ के उससे कुछ पॉइंट्स नहीं एक्सट्रैक्ट करोगे, तब तक आप कुछ नहीं समझ पाओगे। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से भाई स्टेटमेंट एजम्पशन में बहुत तरीके से पूछता है। स्टेटमेंट में कॉज एंड इफेक्ट भी आ जाता है, बात समझ रहे हैं? कॉज एंड इफेक्ट आ जाता है स्टेटमेंट में, कंक्लूजन वाला आ जाता है, इन्फरेंस वाला आ जाता है, या इम्प्लिसिट एंड नॉन इम्प्लिसिट पूछ लेता है, कुछ स्ट्रॉन्गर पूछता है, कुछ वीकर पूछता है, ये सारी चीजें होती हैं। अभी एजम्पशन में देखो क्या वो बात नेचुरली उस स्टेटमेंट से समझ में आ रही है या नहीं। कुछ वर्ड्स होते हैं डेफिनेटिव वर्ड जो हमेशा ज्यादातर गलत होते हैं, कुछ माइल्ड वर्ड होते हैं जो कि इनको हम प्रायोरिटी देते हैं। और नोटिस अपील में हमेशा एज्यूम करो कि वो रिस्पॉन्स आएगा या फॉलो करने से कुछ बेनिफिट मिलेगा। ये वाले टाइप के ना स्टेटमेंट्स तुम छोड़ना नहीं, कोशिश करना कि करने की, कहीं ना कहीं डायरेक्ट चीजें दिख जाती हैं। अब सजेशन टाइप का, जब स्टेटमेंट कोई एडवाइस या सजेशन देता है, तो वो क्यों देता है? वो इसीलिए देता है कि सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है, तभी सजेशन दिया जा रहा है। बात समझिए, एजम्पशन वो वाला होगा कि सिचुएशन तो प्रॉब्लमेटिक है, तभी तो सजेशन दिया जा रहा है। जो सजेशन दिया गया है वो इंप्रूवमेंट भी लाएगा। जैसे कि स्टूडेंट आर वीक इन इंग्लिश, दे शुड बी मेड टू प्रैक्टिस मोर। तो एक शुड भी लगाए तो कहीं ना कहीं सजेशन दे रहा है। तो एजम्पशन स्टूडेंट वीक इन इंग्लिश है और उन्हें अनडिजायरेबल है, जो कि नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा, बिल्कुल ये दोनों वैलिड आ जाएगा। आगे एक स्टेटमेंट में देता हूं आपके सामने, देखिए ध्यान से पढ़ो। क्या कहता है? एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी गिवन टू ऑल दोज अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया। एक सजेशन है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस सबको देना चाहिए जो अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया है, हु आर अबव 21 ईयर्स ऑफ एज। गवर्नमेंट के पास फंड है अलाउंस देने के लिए। इंडिया में अनएम्प्लॉयड यूथ है जिनको पैसों की जरूरत है। एक स्टेटमेंट मैंने, एजम्पशन मैंने लिखा, स्टेटमेंट का मेन कंसर्न को समझो, अपने आप से पूछा करो जब भी कोई स्टेटमेंट पढ़ा करो, तो उसमें क्या आपका कंसर्न निकल के आ रहा है, उस स्टेटमेंट में आपका क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, उसको समझो। मेन कंसर्न क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की हेल्प करना, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उन यूथ की हेल्प करना, ये मेन स्टेटमेंट का। हिडन एजम्पशन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट यूथ एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल, तभी उनकी हेल्प की जा रही है।
और उन्हें पैसों की भी जरूरत है, तभी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जा रहा है। तो ये बिल्कुल सेकंड जो है हमारा इम्प्लिसिट लग रहा है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है और उनको पैसों की जरूरत है। ये सेकंड बिल्कुल स्टेटमेंट में कहीं फंड्स की जिक्र नहीं हुआ, तो पहला आपका नॉट इम्प्लिसिट हो गया है, फंड की कहीं जिक्र नहीं किया गया। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, आप पहले पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को पढ़ें, स्टेटमेंट को पढ़े। while there are certain dogs while there are certain dogs training technique that generally tend to be effective for the most dog, it is important to keep in mind that each dog will respond particularly well to certain technique that other dog might not be respective to। हिंदी में समझाते हैं, एक डॉग ट्रेनिंग की टेक्निक की बात कर रहे हैं कि बहुत इफेक्टिव हो सकता है ज्यादातर डॉग्स के लिए, बट जो ट्रेनिंग देते हैं उनको कुछ पॉइंट्स, कुछ रूल्स हैं, उनको अपने दिमाग में रखना है। इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट हर डॉग विल रिस्पॉन्ड सर्टेनली टेक्निक दैट अदर डॉग्स माइट, मतलब कि हर डॉग एक जैसी की रिस्पॉन्स नहीं देगा। कुछ डॉग कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्स देंगे अगर ट्रेनिंग दी जा रही, और कुछ डॉग कुछ अलग तरीके, तो उनके बिहेवियर को समझना है भाई। डॉग्स के ट्रेनिंग देते समय हमें कुछ रूल्स ध्यान रखने की, ये दिमागे बात में रखनी है कि हर टेक जैसे हम दिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हर तरीके का डॉग एक ही जैसा रिस्पॉन्स नहीं करेगा, डिपेंड करेगा डॉग्स के बिहेवियर के ऊपर। तो ये सारी चीजें हमें वाइल गिविंग द ट्रेनिंग ये ध्यान रखना है। देयरफॉर द बेस्ट प्रैक्टिस टू कीप जनरल प्रिंसिपल इन माइंड। तो जनरल प्रिंसिपल जिस एजम्पशन को मैं एक्सेप्ट करूंगा वो कि कहीं ना कहीं इन बातों को ट्रू करे इन माइंड वाइल ट्रेनिंग द डॉग्स, वाइल टेलर करना है, बिल्कुल टेलर करना है देयर एजुकेशन टू देयर पर्टिकुलर ट्रेड्स। क्वेश्चन क्या कहता है देखो समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन डज दिस स्टेटमेंट, ऊपर वाला, क्लोजली कन्फर्म टू, मतलब कि सीधी सी बात है, जो एजम्पशन इस स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाए, उसके बिहाफ पे बोले, उसके सपोर्ट पे बोले, वो स्टेटमेंट हम, वो एजम्पशन हमको यहां पे चूज करना है। आइए समझिएगा यहां पे ऑप्शन डी को देखिए पहले, ऑल्दो डॉग्स आर डिफरेंट, ठीक है, दे आर सिमिलर इनफ दैट द बेसिक सेट ऑफ ट्रेनिंग प्रिंसिपल कैन बी एप्लीकेबल टू देम यूनिवर्सली विद द स्लाइट रूम ऑफ वेरिएशन। ऑप्शन डी, पढ़ के आपको क्या लग रहा है, आप पहले पढ़े ध्यान से, ध्यान, आपको ऑप्शन डी पढ़े तो आपने क्या इससे मतलब लिया, इसका मतलब क्या निकला आपको? ख, ख, पढ़िए, चलिए तो हम बैठ गए, पूरे पूरे स्टेटमेंट डी को पढ़िए, सॉरी असम्पशन ए बी सी डी सबको पढ़िए एक एक करके, और अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। एक बात और है, एक बात और है, जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जो स्टेटमेंट जिस जिस ऑथर ने लिखा है या जो बोला है उसको अपनी जगह रख के देखा करो, ठीक है ना। चलिए पहले मैं बता देता हूं, ऑल्दो पढ़िए ध्यान से, ऑल्दो डॉग्स आर डिफरेंट दे आर सिमिलर इनफ दैट बेसिक सेट ऑफ ट्रेनिंग प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू देम यूनिवर्सली विद अ स्लाइट रूम ऑफ वेरिएशन। ये कह रहा है, ऑप्शन कहता है एक बेसिक ट्रेनिंग की बात कर, एक बेसिक रूल इनफ है जो छोटा सा वेरिएशन करके हम ट्रेन कर सकते हैं डॉग्स को। पर ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि हमें डॉग्स को बिल्कुल टेलर्ड करना है,
हमें डॉग्स को बिल्कुल टेलर्ड करना है, बिल्कुल परफेक्ट बनाना है विद द बेसिक थिंग्स कीपिंग इन माइंड, बेसिक रूल्स इन माइंड। बात को समझ में आया? कहीं ना कहीं ये सपोर्ट तो कर रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, बट स्ट्रांगली नहीं है। मैं इसको 100% रॉन्ग नहीं कहूंगा ना, मैं कहूंगा ये 80% रॉन्ग है, बाकी 20% ये सही है। पर इसने कहा है कि स्ट्रांग क्लोजली कंफर्म करा रहा हो वो स्टेटमेंट ढूंढो, क्या पता इससे बेहतर एजम्पशन कहीं दिया हो, वो ढूंढो। चलो हम इसको होल्ड पे रखते हैं। इवन दो सॉरी, even though general principles are broad enough to encompass most individual or circumstances, there will be always outliers that require special attention। हमें आउटलायर्स नहीं, हमें तो पूरा पर टेलर्ड करना है, बात समझिएगा। तो कभी कभी कुछ आउटलायर्स मिलेंगे जिन्हें बस हमें बेसिक चीजें करनी, लेकिन नहीं, हमें तो प्रॉपर टेलर्ड करना है डॉग्स को, है ना? ऐसा ये बोला जा रहा है। और कैसे करना है? बेसिक थिंग्स इन माइंड करके, बेसिक कुछ रूल्स हैं उनको दिमाग में रखकर। ठीक है, और हाँ ठीक है, तो मैं इसको भी नहीं मानूंगा। देयर विल बी ऑलवेज बी आउटलायर्स दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। तो हमें आउटलायर्स पे ही नहीं ध्यान देना है, दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। सब अलग अलग टाइप के डॉग्स हैं। अच्छा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, यूनिक इंडिविजुअल एंड यूनिक सर्कमस्टेंसेस कॉल फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू मीट देयर नीड, ये भी स्ट्रांगली इसके सपोर्ट में नहीं है। ऑप्शन बी को पढ़ो, while a general set of principle exist, जनरल बेसिक प्रिंसिपल हमको माइंड में रखना है ना, ये लिखा हुआ था कहीं, चलो ठीक है। सेट ऑफ प्रिंसिपल एग्जिस्ट फॉर accomplishing a goal, it is important to acknowledge the unique circumstances or quality that may exist and take them into a consideration। कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हिडन बात ये कह रही है कि हमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमको ध्यान रखना है while giving the training to the dogs। तो while a general set of principle exist करते हैं for accomplishing a goal, goal को accomplish करने के लिए, it is important to acknowledge the unique circumstances, अलग अलग circumstances, quality that may exist and it vary from the dogs to dogs, like different different type के, and take them into consideration, और इनको ध्यान में रखना है। तो कहीं ना कहीं मेरा ऑप्शन बी 100% सपोर्टिव में है, 100% स्ट्रॉन्ग वे में कह रहा है। तो ये इस तरीके से, जब तक आप कोई चीज को लेकर कंफर्म नहीं होंगे ना, आंसर मत टिक करिएगा जब तक आप कंफर्म नहीं होंगे। तो ये वाले थोड़े से ट्रिकी होती है। जब स्ट्रॉन्ग बोला जाए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कौन सा वीकर कर रहा है, वीकर आपको बहुत पहचानना आसान होता है, वीक करने वाला बहुत आसान होता है, क्योंकि वो स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा होगा एजम्पशन, उसे वीकर कहते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग वाले में दो तीन ऑप्शंस तुमको ऐसे दे देंगे जो तुम्हें लगेगा ये भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है मामला। जैसे अब यहाँ पे वीक वाला पूछा है, इफ ट्रू वीकेंस द स्टेटमेंट अबव, बहुत प्यारी बात बोली गई है, पढ़िए ध्यान से। देखिए, द गवर्नमेंट शुड मेक कैरिंग आधार कार्ड कंपल्सरी फॉर एवरीवन। ठीक है, आधार कार्ड कंपल्सरी कर दे जाए गवर्नमेंट के द्वारा, सबको रखना। दिस विल इंश्योर दैट एवरीवन कैन बी आइडेंटिफाइड एंड हिज और हर डिटेल एक्सेस व्हेनेवर नीडेड। This is akin to an identity card which most school and offices have made mandatory. Which of the following assumption is true if weakens the statement above? अब एक बात को ध्यान से सुनना। The government should issue an advisory everyone to carrying identity card। अच्छा, however it should not made compulsory। भाई ये कह रहे हैं, हाफ स्टेटमेंट में कह रहे हैं एजम्पशन में कि इसके
हित में, इसको सपोर्ट करते हुए कि गवर्नमेंट शुड इशू एन एडवाइजरी एवरीवन टू कैरिंग आइडेंटिटी कार्ड। वही बात तो ऊपर कही गई है भाई, ये नहीं करवाना है हमको, तो वीक करने वाला चाहिए था। तो ये तो बिल्कुल मेरा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये 50% सही है, 50% गलत। अच्छा, एवरीवन शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू कैरी आधार कार्ड, सही बात है भाई, बिल्कुल अगेंस्ट बोला, नॉट रिक्वायर्ड। दिस विल क्रिएट ड्रैकोनियन इन नेचर, मतलब ये तो ओपिनियन दे रहे हैं, ये तो ओपिनियन दे रहे हैं कि दिस विल क्रिएट डेकोरियन, मतलब होता है हार्श, हार्श डिसीजन या कुछ इन नेचर, तो ये तो ओपिनियन दे रहे हैं, ये भी मेरे हिसाब से नहीं है। अ पर्सन शुड हैव द राइट नॉट टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, अगेंस्ट जा रहा है, हिमसेल्फ और हर, अनलेस एंड अनलेस इट इज मैंडेटरी बाय द लॉ एंड कोर्ट, बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, पढ़ते ही हमको ये समझ में आ गया, तो अब हम आगे नहीं पढ़ेंगे, वैसे तो हम आगे पढ़ लेते। इट विल बी अ टायरसम, ये तो प्रैक्टिकल हो गई चीजें, अथॉरिटी टू चेक एवरीवन कैरिंग द आधार कार्ड, तो प्रैक्टिकल चीजें हो गई, तो ये भी नहीं है, नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस देखो, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत होते हैं, बहुत तरीके के, ये तो एक सिंपल पैटर्न है, ये तो सिंपल एक पैटर्न है, आता तो इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ आता है सच में, बहुत इन्फ्रेंस वाले इतने ट्रिकी होते हैं। तो हमें क्रिटिकल रीजनिंग में, हमें हमेशा क्रिटिकल रीजनिंग में ये देखना है कि किस तरीके का, किस पैटर्न का क्वेश्चन हम कर पाएंगे, ये चीज मैटर करता है। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटा, आपको पता होना चाहिए कि ये वाला टाइप हमको करना है, ये टाइप नहीं करना है, ये चीज हमको समझ में आ रही है, ये चीज नहीं आ रही, बहुत वाइजली चूज करना है क्रिटिकल रीजनिंग, ये नहीं कि मार दो अंधी यार, अंधी मार के माइनस में मत जाना, बस ये मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। बाकी आप गाइडली का पीडीएफ बंडल को एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ बंडल को लीजिए, मॉक टेस्ट को लीजिए और प्रैक्टिस करिए। गाइडली के पीडीएफ बंडल में एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं, शायद आपको नहीं पता होगी, मैं बता देता हूं, एक बार एक चीज देख लीजिएगा बस इधर, एक सेकेंड। जैसे ही आप गाइडली का पीडीएफ बंडल लेंगे, आपको क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैं आपको कंटेंट दिखाने वाला था। आपने पीडीएफ कोर्स खोला, आप पीडीएफ कोर्स परचेस कर चुके हैं, आप पीडीएफ को कोर्स परचेस करने के बाद आप नीचे जब आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक चीज आपको मिलेगी, क्रिटिकल रीजनिंग बंडल क्विज फॉर ऑल मेंस एग्जाम। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, है ये देखिए सारे सारे स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इन्फरेंस, एजर्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के ऊपर कितने सेट दिए हैं, ये देखिए सेट 1 2 3 4 5 6, मैं वीडियो भी सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं कि हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन, ये चीज मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।